शुरू किया जाए। ला फंक्शन के सारे रिजल्ट्स, मैं बोला था ना, जो रियल एनालिसिस ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई जाती है वो भी इसका सबसेट है, ठीक है। इससे ज़्यादा कहीं कोई कुछ पढ़ाता उड़ाता नहीं है, बशर्ते आप कितना तैयार करके जा रहे हो, ठीक है। आप, मेरा एक पर्पज ये होता है कि मतलब आप यूनिवर्सिटी में नंबर पा जाओ, वो तो एक गोल है ही मेरा, ठीक है, एक गोल मेरा है ही। दूसरा गोल ये है, आप भविष्य में एक मैथमेटिक्स में अच्छा योगदान आपका रहे। एटलीस्ट कम से कम हमारी क्लास से 3-4 तो मैथमेटिशियन पैदा हों, ठीक है, 3-4 तो मैथमेटिशियन पैदा हों, ठीक है। क्योंकि बड़ी मैथमेटिशियन की भारत में बड़ी कमी हो चुकी है, कमी हो चुकी है ही नहीं। कमी क्या, है ही नहीं, है ही नहीं, ठीक है। जो नई जनरेशन आ रही है एकदम गोबर है, ठीक है, नई जनरेशन एकदम गोबर। पुराने टाइम पे जो थे वो थे, नए वालों का तो मैं क्या बताऊँ, ठीक है। तभी इसीलिए मैं, तुम लोग कहते हो कि सर बोलते हैं कि अकेले मैं ही हूँ, तो मैं सही बोलता हूँ। मैं देख रहा हूँ ना लोगों को अपने साथ साथ, देखिए, सिर्फ और सिर्फ एक नोट्स बना लिए 1990 से, देखिए 1990 से वही नोट बाँच रहे हैं, वही नोट बाँच रहे हैं। कोई अपना थॉट प्रोसेस है ही नहीं किसी सब्जेक्ट पे। जैसे समथिंग, मान लो कोई अंदर बंदा ज्योमेट्री पढ़ा रहा है, तो आप किताब के अलावा क्या ज्योमेट्री में, मतलब मैं ज्योमेट्री नहीं पढ़ाता हूँ, लेकिन अगर कभी ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा तुमको लगेगा ये ज्योमेट्री भी अलग लेवल पे पढ़ा रहा है आदमी। तो मैं डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाता था पिछले साल, अलग लेवल पे पढ़ाता था, लेकिन यही है कि मुझे टाइम चाहिए। अब तुम लोगों को चाहिए जल्दी जल्दी कोर्स खत्म हो जाए, तो मैं फिर छोड़ दिया बाद में पढ़ाना। इधर छोड़ दिया कि भाई जब तुम लोगों को चाहिए कि एक आदमी आए, क्वेश्चन नंबर 1 सोल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 2, अब मैं ना डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा रहा था, वो भी एनालिसिस की तरह, ठीक है, एनालिसिस की तरह, ठीक है, एनालिसिस की तरह। तो फिर बाद में मैं छोड़ दिया पढ़ाना, कुछ 15-20 लेक्चर पढ़ाया था, ठीक है, बात के। पार्शियल आर्डर, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ यूनिट 1, लेकिन इसको लोग बहुत हल्के में करके निकल जाते हैं, बड़े हल्के में करके निकल जाते हैं, ठीक। अभी मैं पार्शियल आर्डर क्या होता है किसी सेट पे वो इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डू एन एग्जाम्पल। मेरा मेथड समझते हो ना, मैं जल्दी एक मैथमेटिशियन होते हैं जो पहले ही डिफिनीशन लिखवा देते हैं, मैं पहले डिफिनीशन नहीं लिखवाता, ठीक है। यू ऑब्जर्व समथिंग, पैटर्न पकड़ने की कोशिश करो, यू ऑब्जर्व समथिंग, यू ऑब्जर्व सम फेनोमेना, ठीक है, आप प्रकृति में कुछ घटनाएं देख रहे हो, फिर उससे कंक्लूड कर रहे हो, ठीक है। तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डू एन एग्जाम्पल। लेट आर, इसको तो जानते ही हो, लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स, रियल नंबर्स, let R be the set of real numbers. Define a relation, define a relation R। जब रिलेशन लिखोगे तो सिंपल आर, ये स्टैंडर्ड नोटेशन है रियल नंबर सिस्टम के लिए, ये सिंपल आर। डिफाइन ए रिलेशन आर, डिफाइन ए रिलेशन आर ऑन सेट ऑफ रियल नंबर्स बाई आर इज इक्वल। रिलेशन क्या होगा जब आप कह रहे हो कि आर पे रिलेशन बनाने जा रहे हो, मीन्स आर क्रॉस आर का सबसेट। अगर आप आर पे रिलेशन बनाने जा रहे हो, इस पे इस पे रिलेशन बनाने जा रहे हो, आर पे रिलेशन बनाने जा रहे हो, आर आर सेट ऑफ रियल नंबर्स पे, सेट ऑफ रियल नंबर्स पे रिलेशन बनाने जा रहे हो, मीन्स आर क्रॉस आर का सबसेट ही तो होगा, ठीक। तो आर डिफाइन ए रिलेशन आर ऑन सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स बाई, इसमें आर्डर्ड पेयर ही आएंगे, आर क्रॉस आर का सबसेट मतलब आर्डर्ड पेयर ही आएंगे, एक्स वाई फ्रॉम वेयर, कहाँ से आएंगे, आर क्रॉस आर से, सेट ऑफ रियल नंबर का उसी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट आर क्रॉस आर से, सच दैट एक्स
यानी पहला वाला जो है ऑर्डर्ड पेयर का जो पहली वाली एंट्री है वो दूसरी वाली एंट्री से लेस आर इक्वल है, एक्स लेस आर इक्वल टू वाई। ये वही लेस आर इक्वल टू है जो आप बचपन से जानते हो, बचपन में जानते हो ना लेस आर इक्वल टू, तो बोलते हैं यूजुअल, यूजुअल लेस देन आर इक्वल टू, इक्वल टू, लेस देन आर इक्वल टू। एक्स लेस देन आर इक्वल टू वाई एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, थोड़ा लॉजिक से भी समझने को, एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जो दो स्टेटमेंट का डिसजंक्शन है। एक्स लेस आर इक्वल टू वाई एक स्टेटमेंट है यस, दो स्टेटमेंट यस वन और यस वन स्टेटमेंट क्या है, एक्स लेस देन वाई, और यस टू स्टेटमेंट क्या है, एक्स इक्वल टू वाई। इन दोनों का डिसजंक्शन मतलब आर से जब जोड़ोगे यस वन आर, आर यस वन आर यस टू, वही आपका क्या है यस। मीन्स एक्स लेस आर इक्वल टू वाई इज नथिंग बट इफ एंड ओनली इफ एक्स लेस देन वाई आर एक्स इक्वल टू वाई। और आपको मैं बार बार समझाता हूं कि अगर ये एक्स लेस आर इक्वल टू इफ एंड ओनली इफ एक्स लेस देन वाई आर एक्स इक्वल टू वाई मीन्स, और आर वाला स्टेटमेंट ट्रू कब होता है, जब इसमें से एक भी ट्रू हो गया। अगर एक भी होल्ड कर गया तो ये ट्रू माना जाएगा। आर वाले स्टेटमेंट के ट्रू टेबल बनवाया था ना, तो आर वाला स्टेटमेंट अगर एक भी सही हो गया तो वो ट्रू होगा। अगर ये हो गया तब भी ये लिख सकते हो, ठीक है, और अगर ये हो गया तब भी लिख सकते हो, ठीक है। मीन्स मैं बार बार कहता हूँ यहाँ इस समझाता हूँ कि अगर एक्स लेस देन वाई है तब भी आप लिख सकते हो एक्स लेस आर इक्वल टू वाई, लेस देन वाई अगर ये हो रहा है तब भी ये होल्ड करेगा, एक भी हुआ तो ये होल्ड कर जाएगा। अगर एक्स लेस देन वाई है तब भी आप एक्स लेस आर इक्वल टू वाई लिख सकते हो। अगर ये हो रहा है, ठीक है, एक्स इक्वल टू वाई, तब भी आप लिख सकते हो दिस इंप्लाइज एक्स लेस आर इक्वल टू वाई। ये समझना, एक्स इक्वल टू वाई तब भी आप लिख सकते हो एक्स लेस आर इक्वल टू वाई, ठीक है। जैसे 2 लेस देन 3 है तो आप लिख सकते हो 2 लेस आर इक्वल टू 3, क्योंकि लेस देन आर इक्वल में लेस देन छिपा हुआ है, लेस देन छिपा हुआ तो एक भी इसमें से हुआ, क्योंकि ये स्टेटमेंट एक्स लेस आर इक्वल टू वाई इन दोनों स्टेटमेंट का डिसजंक्शन है। डिसजंक्शन स्टेटमेंट जो होगा वो ट्रू होगा अगर इसमें से एक भी होल्ड कर गया, ये ट्रू हुआ तब भी ये हो जाएगा, अगर ये हुआ तब भी ये हो जाएगा। तो अगर 2 लेस देन 3 है तब भी आप लिख सकते हो 2 लेस आर इक्वल टू 3, और 2 इक्वल टू 2 है तब भी आप लिख सकते हो 2 लेस आर इक्वल टू 2, ठीक है, 2 लेस आर इक्वल टू 2। बट इसके कन्वर्सेस सही नहीं है, बट इसके कन्वर्सेस सही नहीं है कि अगर लेस आर इक्वल टू कहीं लिखा हुआ है तो आप नहीं कह सकते 2 लेस देन 3, 2 लेस देन 3 है तो आप लिख सकते हो 2 लेस आर इक्वल टू 3, ठीक है। 2 इक्वल टू 2 है तब भी लिख सकते हो 2 लेस आर इक्वल टू 3, लेकिन इसका कन्वर्स सही नहीं है कि अगर, मीन्स थोड़ा इसको समझ लो फिर वहां पे अपने टॉपिक पे आते हैं कि अगर ये चीज लिखा हुआ है एक्स लेस देन वाई, आप लिख सकते हो एक्स लेस आर इक्वल टू वाई, अगर ये होल्ड किया तो ये लिख सकते हो एक्स लेस आर इक्वल टू वाई, लेकिन कन्वर्स सही नहीं है। एक्स लेस आर इक्वल टू वाई हो तो कंक्लूड कर लो कि एक्स लेस देन वाई, ये सही नहीं है। कैन यू गिव मी एग्जांपल, कैन यू गिव मी एग्जांपल, कन्वर्स सही नहीं है, मतलब एक्स लेस आर इक्वल टू वाई हो तो आप कंक्लूड नहीं कर सकते कि एक्स लेस देन वाई होगा, आप कंक्लूड नहीं कर सकते कि एक्स लेस देन वाई होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2 लेस आर इक्वल टू 2 तो है ना, 2 लेस आर इक्वल टू 2, ये वाली बात तो होल्ड कर रही है, ठीक है, 2 लेस आर इक्वल टू 2 है, लेकिन क्या आपका 2 लेस देन 2 है, लेस देन 2 तो नहीं है। इसका मतलब इधर से ये इंप्लाई नहीं कर रहा, काउंटर एग्जांपल चाहिए तो 2 लेस आर इक्वल टू 2 है लेकिन 2 लेस देन 2 नहीं है, तो ये वन वे सही है। अगर x लेस देन वाई है तो आप लिख सकते हो x लेस आर इक्वल टू वाई, ठीक है, लेकिन अगर x लेस आर इक्वल टू वाई लिखा है तो आप नहीं कंक्लूड कर सकते कि x लेस देन वाई। काउंटर एग्जाम्पल ये है, जैसे 2 लेस आर इक्वल टू 2 है लेकिन वहां से क्या आप लिख सकते हो 2 लेस देन 2, तो ये इसको नहीं इंप्लाई करेगा, तो इसका कन्वर्स सही नहीं है। उसी तरह से दूसरा जो ये लिखे हो, ये x इक्वल टू वाई इंप्लाइज आप लिख सकते हो x लेस आर इक्वल टू वाई लिख सकते हो, क्योंकि ये भी ट्रू हुआ, एक भी ट्रू हुआ तो ये हो जाएगा। अगर x इक्वल टू वाई है तो x लेस आर इक्वल टू वाई लिख सकते हो। बहुत लोग कहते हैं कि इसमें इक्वलिटी छिपी हुई है इसलिए लिख सकते हो, लेकिन वो बात नहीं है। बात ये है कि इसमें से एक भी हुआ तो ये हो जाएगा, ये हुआ तो भी ये हो जाएगा, जिसको यहाँ मैंने लिखा, ठीक है, यहाँ पे लिखा है, ठीक है, और अगर ये हुआ तो भी ये हो जाएगा, उसको मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, यहाँ पे लिखा है लेस आर इक्वल टू।
इसका भी कन्वर्स सही नहीं है। अगर x लेस आर इक्वल टू वाई हो तो आप नहीं कह सकते कि x इक्वल टू वाई हो, इसका कन्वर्स सही नहीं है। क्या एग्जाम्पल दोगे? ऊपर ऊपर ही तो लिखे हो 2 <r = 3 है ना 2 <r = 3। तो क्या 2 = 3 होगा? क्या ये इसको इंप्लाई करने का मतलब क्या, लेस आर इक्वल टू वाई हो तो x इक्वल टू वाई इंप्लाई कर दे? क्या क्या ऐसा इंप्लाई करेगा ये? 2 <r = 3 तो लिख सकते हो, लेकिन क्या 2 = 3 लिख सकते हो? नहीं लिख सकते। इसका मतलब ये इसको इंप्लाई नहीं कर रहा है। तो ये एक तरफ से सही है, x लेस देन वाई है, x लेस आर इक्वल टू वाई लिख सकते हो, x इक्वल टू वाई है तो भी x लेस देन आर इक्वल टू वाई लिख सकते हो। लेकिन कन्वर्स सही नहीं है कि x लेस आर इक्वल टू वाई है तो आप x लेस देन वाई लिख लो, या x लेस आर इक्वल टू वाई है तो आप x इक्वल टू वाई लिख लो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट जो मैं समझाना चाह रहा हूँ? ठीक है, क्योंकि इंटायर एनालिसिस में जब सीक्वेंस सीरीज पढ़ो, सीरीज तो तुम्हारे वहाँ नहीं है, यूनिवर्सिटी वालों में सीक्वेंस जब पढ़ोगे बार बार ये चीज़ मैं यूज करूंगा। कहीं अगर आएगा x लेस देन वाई, मैं अगली लाइन लिख लूंगा x लेस आर इक्वल टू वाई, ठीक है, लिख लूंगा। कहीं आएगा अगर x इक्वल टू वाई तो मैं अगली लाइन लिख लूंगा x लेस आर इक्वल टू वाई। वो मैं इसी वजह से लिख पाता हूँ, जो ये लिखे हो इस वजह से, ठीक है। आई थिंक ये बात समझ पा रहे हो, ठीक है। अपने लोग ये काम कर रहे थे, एग्जाम्पल लेके चल रहे थे, लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स, डिफाइन ए रिलेशन आर ऑन कैपिटल आर बाय दिस, ठीक है। जहाँ ये लेस आर इक्वल टू वही है जो आप बचपन से जानते हो, यूजुअल सेंस जब भी लगा तो जो आप बचपन से जानते हो, मीन्स दिस इज सबसेट ऑफ, दिस इज सबसेट ऑफ, इसका सबसेट होगा ये, इसमें एलिमेंट तो आर क्रॉस आर से ही आ रहे हैं, दिस सबसेट ऑफ आर क्रॉस आर, और आर क्रॉस आर का सबसेट है तभी ये रिलेशन का पा रहे हो, डिफाइन ए रिलेशन आर ऑन सेट ऑफ रियल नंबर्स बाय आर एक्स वाई फ्रॉम आर क्रॉस आर, और आर क्रॉस आर में तो इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स होंगे, आर क्रॉस आर में तो इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स होंगे, उसमें से वे एक्स वाई ले रहे हो, वे एक्स वाई ले रहे हो जिसमें संबंध, जिसमें रिलेशन क्या है, सच दैट के बाद इनका कंडीशन लिखी गई है, पहला वाला दूसरे से क्या होना चाहिए, लेस आर इक्वल होना चाहिए, लेस आर इक्वल होना चाहिए। तो मैं आपसे पूछूं क्या इस रिलेशन में 5, 4 आएगा? क्या ये आर में आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि पहला वाला 4 से लेस आर इक्वल नहीं है बल्कि ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन है, तो ये नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये लिख दूं 4, 5 तो ये आएगा, क्योंकि 4 < 5 है, 4 < 5 है, तो आप लिख सकते हो 4 < 5 तो ये आएगा, ठीक है, ये आएगा। 4, 4 आएगा, क्योंकि 4 = 4 है, तो आप लिख सकते हो 4 < 4 तो ये भी आएगा। इसका मतलब पूरा आर क्रॉस आर तो नहीं होगा, पूरा आर क्रॉस आर तो नहीं आएगा, उसमें से आप देख सकते हैं कि 5, 4 5, 4 आपका आर क्रॉस आर का तो एलिमेंट है, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ये आप 5, 4 आर क्रॉस आर का तो एलिमेंट है, लेकिन आर में नहीं आ रहा है, आर में नहीं आ रहा है। तो जब भी रिलेशन लिखा जाए ना तो 2-4 एलिमेंट लेके चेक करो कि कौन इसमें आएगा कौन नहीं आएगा, ये चेक करना चाहिए बीइंग ए गुड मैथमेटिशियन, ठीक है, बीइंग ए रियल स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स। आपको हर रिलेशन में चेक करना चाहिए कौन से एलिमेंट इसमें आएंगे कौन से नहीं आएंगे। आप तुरंत काम करना चालू कर देते, धड़ाधड़ जो आया, ठीक है, काम करना चालू कर दिए। जैसे मैं पूछूं इसमें 7 और 18 क्या इस रिलेशन में आएगा? आएगा, क्योंकि 7 लेस देन 18 है, और इसको लिख सकते हो 7 लेस आर इक्वल टू 18, ये सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ये सेटिस्फाई किया तो 7, 18 आपका आर में आएगा, ठीक है। लेकिन मैं आपसे पलट के पूछ दूं क्या 18, 7 आएगा इसमें? नहीं आएगा। इसका मतलब क्लियर कट अगर मैं आपको आर क्रॉस आर का एलिमेंट दूं तो कौन इसमें आएगा नहीं आएगा आप बता सकते हो, बता सकते हो कि नहीं, ठीक है। माई क्लेम इज दैट
जो आप ये रिलेशन बनाए हो आर पे, ठीक है, लेस देन आर इक्वल टू के सहारे, लेस देन आर इक्वल टू के सहारे। अच्छा एक चीज़ और जान लो, इसी चीज़ को कभी कभी आप जब अनसॉल्व सॉल्व करोगे, इसी रिलेशन आर को दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। दूसरे तरीके से कैसे लिखते हैं? आर को मैंने सेट वाइज लिखा है, आर को सेट वाइज लिखा है, वो क्या लिखते हैं? डिफाइन ए रिलेशन आर ऑन आर सेट ऑफ रियल नंबर्स बाई आर इक्वल टू दिस मच। या इसी चीज को ऐसे लिखते हैं, एक्स रिलेटेड टू वाई, एक्स रिलेटेड टू वाई, और इफ एंड ओनली इफ यहाँ लिख देते हैं एक्स लेस आर इक्वल टू वाई। इसी को एक दूसरा लिखने का तरीका ये है, ठीक है। तो लोग रिलेशन को सेट वाइज नहीं लिखते, अच्छे मैथमेटिशियन हमेशा सेट वाइज लिखते हैं, लेकिन अच्छे मैथमेटिशियन भारत में है कितने हैं? एक कट है, ठीक है, एक कट है। तो ज़्यादातर आप अनसॉल्व सॉल्व करोगे तो इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा। आर को भी वो लोग ऐसे लिख देते हैं, रिलेशन को ज़्यादातर ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पे रिलेशन को ऐसे दिखाएंगे। जब अनसॉल्व सॉल्व करोगे तुम लोग, आधा लोग आर को इससे दिखाएं, इस सिंबल से, एक्स रिलेटेड टू वाई, और कुछ कंडीशन दे दिए होंगे, इफ एंड ओनली समथिंग हैपेंस, ठीक है। तो रिलेशन आर को ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो कि अगर एक्स वाई आर में आ रहा है, ये एक्स वाई अगर आर में आ रहा है तो आप क्या लिखोगे? एक्स रिलेटेड टू वाई ही तो लिखोगे, एक्स रिलेटेड टू वाई। और एक्स रिलेटेड टू वाई है, इसका मतलब क्या है? कब है? जब एक्स लेस आर इक्वल टू वाई। तो उसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, उसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं इसलिए बता देता हूँ कि मैं ज़्यादातर सेट फॉर्म में करता हूँ, और आपके एग्जाम वाले पूछ लिए इसमें तो आप सोचते हो कि ऐसा तो कुछ तुमने किया ही नहीं है, तो वही चीज़ ऐसे भी कुछ लोग लिखते हैं, कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। तो माई क्लेम इज दैट जो आपका ये रिलेशन है आर, जो आर है, आर इज क्लेम की जगह हटा दो, सीधे सीधे वन बाई वन देखो। फर्स्ट वन, फर्स्ट वन, आर कोई भी रिलेशन होगा तो चार टाइप के होते हैं, या तो वो रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, एंटी सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव। अब देखते हैं चारों में से कौन कौन सा ये है। पहला आप चेक करिए कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, ठीक है, पहला चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। और रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए क्या करते हो कि रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए क्या करोगे? फॉर ऑल एक्स इन आर, जिस सेट पे रिलेशन आर बनाए हो, तो सेट ऑफ रियल नंबर से बनाए हो ना, तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, यानी जिस सेट पे रिलेशन बनाए हो, एक्स आपका कहाँ आना चाहिए? आर में आना चाहिए ना। यानी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, जिस पे रिलेशन आर आप बनाए हो, उसके हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग एक्स आर में आना चाहिए। तो ही ऐसा होगा तब आप कहोगे रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है। तो लेट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर को जब भी लिखना होगा मैथमेटिकली, तो आप क्या लिखोगे? लेट एक्स बिलोंग्स टू आर, लेट एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर आर, जिस सेट पे रिलेशन है। सिंस एक्स इक्वल टू एक्स, किसी कोई डाउट नहीं, हर एलिमेंट, हर रियल नंबर अपने बराबर होगा, हर रियल नंबर अपने बराबर होगा ही होगा, एक्स इक्वल टू एक्स। और अभी आपको बताया हूं, अगर एक्स इक्वल टू वाई है तो आप लिख सकते हो एक्स लेस आर इक्वल टू वाई। यही तो समझाया हूं, 2 मिनट 3 मिनट इसी पे खर्च किया हूं। तो अगर एक्स इक्वल टू एक्स है तो यू कैन राइट दिस, यहां आप लिखते रहना फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, क्योंकि ये आप आर्बिट्रेरी लेके चल रहे हो, लेट एक्स बिलोंग्स टू आर। सिंस एक्स इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स आर्बिट्रेरी लेके चल रहे हो, कामा अगर x इक्वल टू एक्स है तो यू कैन राइट दिस x लेस आर इक्वल टू एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ये चीज यूज कर रहे हो, जो मैं यूज कर रहा हूँ ये यूज कर रहा हूँ। अगर x इक्वल टू वाई है तो आप लिख सकते हो x लेस आर इक्वल टू वाई। अगर x इक्वल टू एक्स है तो आप लिख सकते हो x लेस आर इक्वल टू एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। और अगर x लेस आर इक्वल टू, इस रिलेशन में आने की शर्त देखो क्या है, x कामा वाई कब आ रहा है इस रिलेशन के अंदर? x कामा वाई कब आ रहा है इस रिलेशन के अंदर? जब पहला वाला दूसरे से क्या हो? लेस आर इक्वल, लेस आर इक्वल हो, ठीक है, लेस आर इक्वल। तो x लेस आर इक्वल हो जा रहा है ना, यानी जो आने की शर्त है, जो आने की शर्त है आर में, रिलेशन में आने की जो शर्त है, ये x पूरा कर रहा है ना, x लेस आर इक्वल टू x हो रहा है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू आर। तो सो x कामा x बिलोंग्स टू रिलेशन आर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू आर।
अगर x लेस आर इक्वल टू एक्स हो गया तो r में आने की तो यही शर्त है कि जो भी लेस आर इक्वल टू हो गया y से वो एक्स वाई इसमें आ जाएगा। तो x लेस आर इक्वल टू एक्स हो गया, इसका मतलब x कामा x आपका कहाँ आ जाएगा, r में। और जिस सेट पे रिलेशन उसके हर एलिमेंट के लिए हो रहा है, और यही तो रिफ्लेक्सिव के लिए चाहिए कि सेट ऑफ रियल नंबर्स के हर एलिमेंट के लिए x रिलेशन में आ जाए, जो कि आ गया। हेंस जो आपका रिलेशन r है, r इज रिफ्लेक्सिव, इज रिफ्लेक्सिव, इज रिफ्लेक्सिव। किसी को कोई डाउट रिफ्लेक्सिविटी होने में? ठीक है, क्योंकि जिस जिस सेट पे रिलेशन है वो सेट क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर, उसके हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग एक्स रिलेशन के अंदर आ गया, और यही रिफ्लेक्सिव की शर्त है। तो आर रिफ्लेक्सिव हो गया। सेकेंड वन, क्या आर सिमेट्रिक होगा? अगर सिमेट्रिक नहीं होगा तो नॉट सिमेट्रिक दिखाने के लिए आप याद करो क्या लिखवाया था आपको, कोई रिलेशन सिमेट्रिक कब नहीं होगा, जब देयर एग्जिस्ट एक्स वाई इन एक्स। अगर रिलेशन एक्स पे है, जनरल में बता रहा हूं जो मैं आपको लिखवाया था, देयर एग्जिस्ट एक्स वाई इन एक्स सच दैट एक्स वाई तो आर में हो बट वाई एक्स आर में न हो। यही तो नॉट सिमेट्रिक के लिए यही तो दिखाते हो। वैसा ही आपको यहाँ दिखाना होगा कि ऐसा ही इसके लिए होल्ड कर रहा है। यहाँ x की जगह क्या है, r है, x की जगह क्या है, r। तो आपको दो एलिमेंट, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट टू एलिमेंट्स, दो एलिमेंट्स r में खोजने के सेट ऑफ रियल नंबर में एक्स वाई तो r में आए लेकिन वाई एक्स r में न आए, तमाम बनेंगे, कोई एक आप बता दो। ठीक है, ये आपको दिखाना है। ठीक है, नॉट सिमेट्रिक दिखाने के लिए आपको ये दिखाना होगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे कि आपको ए पेयर ऑफ रियल नंबर खोजना होगा आर में, एक्स वाई तो आर में आए लेकिन वाई एक्स आर में ना आए। ऐसे इनफाइनाइटली में नहीं बनेंगे, एक पेयर, जब भी किसी को गलत दिखाना है तो एक दिखाना होगा। एक आप बताओ क्या होगा, जब भी एग्जाम्पल देना होता है। ठीक है, ये मैं मिटा दूं, ये जो दिखाना है मैं पहले समझा देता हूँ। ठीक है, तो देयर एग्जिस्ट 1, 2, सबसे प्यारा यही ले लो, आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, देयर एग्जिस्ट 1, 2 इन आर सच दैट 1 लेस आर इक्वल टू 2 तो है, बिल्कुल लिख सकते हो 1 लेस आर इक्वल टू 2। ठीक है, 1 लेस आर इक्वल टू 2 तो है, बट 2 डज नॉट लेस आर इक्वल टू 1, डज नॉट लेस आर इक्वल टू 1। ठीक है, देयर एग्जिस्ट 1, 2 इन द सेट ऑफ रियल नंबर जिस पे रिलेशन है सच दैट कि 1 लेस आर इक्वल टू 2 तो है लेकिन 2 लेस आर इक्वल टू 1 है क्या, नॉट लेस आर इक्वल टू 1। ठीक है, दैट इज दैट इज दैट इज दैट इज आपने दिखा दिया देयर एग्जिस्ट 1, 2 इन आर सच दैट, उसी चीज को दूसरे तरह से, अर्थात देयर एग्जिस्ट 1, 2 इन आर यानी सेट में दो एलिमेंट मिल गए सच दैट अगर 1 लेस आर इक्वल टू 2 है तो 1, 2 कहाँ बिलोंग कर जाएगा, रिलेशन की डिफिनीशन पे जाओ, अगर 1 लेस आर इक्वल टू 2 है तो 1, 2 कहाँ बिलोंग कर जाएगा, आर में, आर की डिफिनीशन से। तो 1 सच दैट 1, 2 बिलोंग्स टू आर, रिलेशन आर के अंदर आ गया। ठीक है, बट 2 आपका लेस आर इक्वल टू 1 नहीं है, इसका मतलब 2, 1 आर में नहीं आएगा। ठीक है, 2, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि आर में आने की शर्त पूरा नहीं कर रहा है। आर में आने की शर्त क्या है कि पहला वाला लेस आर इक्वल टू होना चाहिए दूसरे वाले से। तो 1, 2 आर में आ गया, 2, 1 आर में नहीं आ रहा। तो आप दो एलिमेंट पा गए ना रियल नंबर में, सच दैट 1, 2 आर में आ रहा है लेकिन उसका उल्टा वाला नहीं आ रहा है, 2, 1 आर में नहीं आ रहा है। तो आर इज, रिलेशन आर इज नॉट सिमेट्रिक, ये आर सिंपल आर है, नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक ऑन, सिमेट्रिक रिलेशन ऑन सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर सिमेट्रिक नहीं है। और ऐसा यही नहीं है, आप 2, 3 ले लो, 5, 6 ले लो, 6, 7 ले लो, सब ऐसा कर जाएंगे। ठीक है, ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव तो था लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। अब नेक्स्ट क्या चेक करोगे, ट्रांजिटिव, एंटी सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव बोल दिया। नेक्स्ट रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक, नेक्स्ट एंटी सिमेट्रिक। थर्ड वन आई एम गोइंग टू चेक एंटी सिमेट्रिक। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, लेट एक्स वाई
बिलोंग्स टू आर, एंटी सिमेट्रिक की डिफिनेशन याद आ रही है आपको ना, एक्स वाई आर में लिया जाए, वाई एक्स आर में लिया जाए, और फिर क्या दिखा दिया जाए, एक्स बराबर वाई। लेट एक्स वाई इन आर एंड वाई एक्स इन आर, ठीक है, यानी एक्स वाई रिलेशन में ले लिए और वाई एक्स रिलेशन में ले लिए, और आपको क्या दिखाना होगा, एक्स बराबर वाई। जो ही ऐसा होगा तो आपका रिलेशन क्या हो जाएगा, हाँ, एंटी सिमेट्रिक। वो उसमें थोड़ा रहो, एंटी सिमेट्रिक बोल रहा हूँ, ठीक है, एंटी सिमेट्रिक, ठीक है। आप लोग मतलब कहाँ मैं बोल रहा हूँ एंटी सिमेट्रिक चेक करने जा रहा हूँ, इसके बाद ट्रांसटिव चेक किया, कम से जो बताया था, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, ट्रांसटिव, ऐसे हमको पहुंचना है। एक बार बीच में मैं ट्रांसटिव बोल दिया था, वो अभी पकड़ के बैठा हुआ है, ठीक है। तो हाँ, वो थोड़ा इसीलिए मैं कह रहा डिफिनीशन बार बार पढ़ो। एनालिसिस, एनालिसिस, दुनिया में दो तरह के लोग, एक जिनको एनालिसिस आती है और एक जिनको नहीं आती है। जिनको नहीं आती है वो तो उनका भी और जिनको आती है वो मेरी तरह हमेशा मुस्कुराते रहेंगे, हमेशा मुस्कुराते, कभी दुख आ ही नहीं सकता उनके चेहरे पे, ठीक है। आई फील एनालिसिस, तुमको मजाक लगता होगा लेकिन यकीन मानो मुझे सारी चीज़ें दिखती हैं, दिखती हैं। मैं आपके इस लेवल पे समझाने के लिए, ये मेरे लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं 10 मिनट से काम कर रहा हूँ। ये चीज़ मुझे करने की जरूरत नहीं है, जो तुम दोगे ना मैं बता दूंगा, वो होगा ही नहीं है, ठीक है, होगा ही नहीं, ठीक है। इतना इंट्यूशन बिल्डअप हो गया, इंट्यूशन समझते हो, दिल की आवाज़, अंतरात्मा की आवाज़, इतनी एनालिसिस में इंट्यूशन बिल्डअप। नॉट ओनली बीएससी पार्ट 1, बीएससी पार्ट 3 के एनालिसिस लाओ। मीट्रिक स्पेस इज द मोस्ट डेंजरस टॉपिक जो पढ़ा रहा हूँ बच्चों को। आंसर में वो मुझे क्वेश्चन देते हैं ना, मैं बता देता हूँ ये नहीं होगा। अब तुम्हारे लिए सोल्यूशन में पेन चला रहा हूँ, वो आपको हैबिट डेवलप करना होगा कि पेन न चलाना पड़ेगी, दिस इज दिस 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 दिस, ठीक है, दिस, ठीक है। और ये होगा ही नहीं, ठीक है, ये होगा ही नहीं, ठीक है, ये होगा नहीं। ये थर्ड ईयर की बात कर रहा हूँ, जो लोग एडवांस एनालिसिस पढ़ते हैं। ये तो तुम्हारी बीएससी के एलिमेंट्री एनालिसिस है, बीएससी पार्ट 1 की एलिमेंट्री एनालिसिस है। मैं ये आपके लेवल पे जाके इतना धीरे धीरे काम करता हूँ कि आपको समझ में आए। आपको अभी यही नहीं पता कि एंटी सिमेट्रिक में करते क्या है, एक्स वाई आर में लेते हैं, वाई एक्स आर में लेते हैं, कोशिश करते हैं कि एक्स बराबर वाई हो जाए, ठीक है। तो अगर एक्स वाई आर में है, एक्स वाई आर में है, ठीक है, एक्स वाई आर में है, तो आर में आने की शर्त पूरा करेगा, रिलेशन में आने की शर्त पूरा करेगा। तो एक्स वाई आर में है, तो रिलेशन में आने की शर्त क्या है कि एक्स लेस आर इक्वल टू वाई, और वाई एक्स भी आपका आर में है, तो ये भी रिलेशन में आने का शर्त पूरा करेगा। और यहाँ फर्स्ट की जगह क्या है, वाई, तो वाई लेस आर इक्वल टू एक्स। दोनों एक साथ अगर हो गए, एक्स लेस आर इक्वल टू वाई लेस आर इक्वल टू एक्स, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। ये तो बचपन से जानते हो, अगर दोनों एक दूसरे से लेस आर इक्वल हो गए तो दोनों फिर बराबर ही हो जाएंगे। दिस इंप्लाइज दैट एक्स इक्वल टू वाई, एक्स इक्वल टू वाई, ठीक है, एक्स इक्वल टू वाई। अगर एक्स लेस आर इक्वल टू वाई हो गया, वाई लेस आर इक्वल टू एक्स हो गया, तो एक्स इक्वल टू वाई ही होगा, और कोई चारा ही नहीं है। तो आप बताओ, कहानी खत्म है। एक्स वाई आर में लिए, वाई एक्स आर में लिए, और एक्स बराबर वाई आ गया। तो आर इज रिलेशन, आर इज एंटी सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये रिलेशन एंटी सिमेट्रिक है। अब शुरू से एक बार देखो, रिफ्लेक्सिव हो गया था, सिमेट्रिक नहीं था, एंटी सिमेट्रिक भी हो गया। अब लास्ट चेक करोगे ट्रांसटिव। फोर्थ वन, फोर्थ वन, ट्रांसटिव चेक करने के लिए क्या करते हो, एक्स वाई आर में लोगे, वाई जेड आर में लोगे, ठीक है। लेट एक्स वाई इन द रिलेशन आर, जब रिलेशन वाला आर बनाना सिंपल आर, एंड वाई जेड इन आर, ठीक है। और दिखाने की कोशिश करना कि एक्स जेड भी आर में आ जाए, एक्स जेड भी आर में आ जाए। तो देन अगर एक्स वाई आर में है, और आर में आने की शर्त क्या है, आर में वही आएगा जिसका पहला वाला दूसरे से क्या हो। तो एक्स वाई अगर आर में है तो आर में आने की शर्त पूरा करेगा, और आर में आने की शर्त क्या है, एक्स लेस आर इक्वल टू वाई। एंड वाई जेड भी आर में है, तो आर में आने की शर्त वो भी पूरा करेगा, वाई लेस आर इक्वल टू जेड। अब बताओ, एक्स लेस आर इक्वल टू वाई लेस आर इक्वल टू जेड, तो एक्स लेस आर इक्वल टू जेड नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज एक्स लेस आर इक्वल टू जेड, एक्स लेस आर इक्वल टू जेड। और अगर एक्स लेस आर इक्वल टू जेड हो गया तो एक्स कामा जेड कहाँ चला जाएगा, आर में। दिस इंप्लाइज एक्स कामा जेड बिलोंग्स टू आर। और जो ही एक्स कामा जेड आर में आया तो आपका रिलेशन क्या हो जाएगा, ट्रांसटिव। हेंस
आर इज ट्रांजिटिव। अब शुरू से आप देखो सेट ऑफ रियल नंबर्स लेके चले, उस पे एक रिलेशन डिफाइन किए सेट ऑफ रियल नंबर्स पे, किसके सहारे? लेस आर इक्वल के सहारे। यूजुअल लेस आर इक्वल, जो आप बचपन से जानते हो, यूजुअल लेस आर इक्वल। जब मैं यूजुअल शब्द यूज करता हूँ ना, तो जो प्राइमरी लेवल में जानते हो, ठीक है, यूजुअल लेस आर इक्वल के सहारे डिफाइन किए। वो रिलेशन चारों में से एक छोड़ करके सब है। क्या नहीं है? सिमेट्रिक नहीं है। हाँ, आज तुम लोग नशे में हो, ठीक है, नशे में हो, ठीक है। वो रिफ्लेक्सिव है, एंटी सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, केवल सिमेट्रिक नहीं है, केवल सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। तो द रिलेशन थोड़ा अंग्रेजी पूरा लिख दो। वी हैव सोन दैट, ऊपर से नीचे तक जो किए हो आपने यही दिखाया। वी हैव सोन दैट रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव यानी रिफ्लेक्सिव है, एंटी सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव। क्या नहीं था? बट नॉट सिमेट्रिक, बट इज नॉट सिमेट्रिक। तो सेट ऑफ रियल नंबर्स पे एक रिलेशन बनाए, सेट ऑफ रियल नंबर्स पे एक रिलेशन आप लोग बनाए, किसके सहारे? लेस आर इक्वल के सहारे, लेस देन आर इक्वल के सहारे, ठीक है। वो रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव हो गया, एंटी सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। अब यहीं से नोशन जनरलाइज किया जाता है। एक रिलेशन किसी भी आर्बिट्रेरी सेट पे, यहाँ तो आप पर्टिकुलर एग्जाम्पल में किए हो, आर आप रिलेशन बनाए हो किसके ऊपर? सेट ऑफ रियल नंबर्स के ऊपर, सेट ऑफ रियल नंबर्स के ऊपर। तो एक रिलेशन किसी भी आर्बिट्रेरी सेट पे पार्शियल आर्डर रिलेशन कहलाएगा अगर वो क्या हो जाए? जो ये आर सेटिस्फाई कर रहा है, जो ये आर सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। यानी रिफ्लेक्सिव हो जाए, एंटी सिमेट्रिक हो जाए और ट्रांजिटिव हो जाए। यानी किसी भी आर्बिट्रेरी सेट पे किसी रिलेशन आर को पार्शियल आर्डर रिलेशन या सिंपली पार्शियल आर्डर बोल दोगे अगर वो क्या हो जाए? तीन, रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। इक्विवेलेंस में क्या होता था, कोई बताए? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। और पार्शियल आर्डर में क्या हो रहा है? रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। ये तीन होना चाहिए। नाउ मेक द डिफिनीशन, क्वेश्चन बाद में, ठीक है। नाउ मेक द डिफिनीशन। ए रिलेशन आर ऑन ए सेट एक्स इज said to be a relation R on a set X, general set X. A relation R on a set X is said to be a partial order relation, partial order relation, partial order relation. A relation R on a set X is said to be a partial order relation. R सिंपली इसको बोल देते हैं केवल पार्शियल आर्डर, पार्शियल आर्डर रिलेशन न बोल के कुछ लोग सिंपली पार्शियल आर्डर ही बोल देते हैं। A relation R on a set X is said to be partial order relation R simply partial order on X, इस पे set X पे, if it stands for relation R, it is reflexive, anti-symmetric, anti-symmetric एंड ट्रांजिटिव। यानी तीनों होना चाहिए। किसी रिलेशन को आप पार्शियल आर्डर या पार्शियल आर्डर रिलेशन तब बोलोगे जब तीनों साथ साथ हो। क्या क्या? रिफ्लेक्सिव भी हो, एंटी सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो। एक भी फेल किया तो वो पार्शियल आर्डर रिलेशन नहीं होगा। तीनों होना चाहिए। पार्शियल आर्डर होने की शर्त क्या? तीनों होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, एंटी सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए।
आई थिंक डिफिनीशन आपको क्लियर हो गई होगी कि किसी रिलेशन को किसी सेट एक्स पे पार्शियल आर्डर रिलेशन या पार्शियल आर्डर बोलोगे अगर वो तीनों साथ साथ हो जाए, क्या क्या, रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। ठीक, अब आप एग्जाम्पल लिखो। तीन ही इसके बेस्ट एग्जाम्पल है, तीन एग्जाम्पल के सहारे सारे पार्शियल आर्डर रिलेशन की थ्योरी समझ जाओगे। फर्स्ट एग्जाम्पल, एक चीज जो पहले यहां और लिख लो, ठीक है। यूजुअली एक कन्वेंशन है, यूजुअली, अब कन्वेंशन क्यों है इसलिए मैं पहले एग्जाम्पल बताया हूं। यूजुअली वी डिनोट ए पार्शियल आर्डर रिलेशन, में बार बार उतना बड़ा नहीं बोलूंगा, एक पार्शियल आर्डर रिलेशन, सिर्फ पार्शियल आर्डर बोलूंगा। वी डिनोट ए पार्शियल आर्डर आर, वी डिनोट ए पार्शियल आर्डर आर ऑन ए सेट एक्स बाई दिस सिंबल लेस आर इक्वल, ठीक है। यूजुअली ऐसा मैंने, ये स्टैंडर्ड चलता है, ठीक है। मैथमेटिशियन पार्शियल आर्डर को, स्टैंडर्ड नोटेशन है, पार्शियल आर्डर को लोग जनरली, तो पार्शियल आर्डर अगर आर आपका पार्शियल आर्डर है एक्स पे, तो उसको आप इसी सिंबल से डिनोट कर देते हो, लेस आर इक्वल, लेकिन इसको यूजुअल लेस आर इक्वल नहीं समझना है, यूजुअल लेस आर इक्वल मत समझना जो आप रियल, क्योंकि सेट एक्स आपका कुछ भी हो सकता है, सेट एक्स आपका कुछ भी हो सकता है। तो पार्शियल आर्डर को, जो मैं ये लाइन लिख रहा हूँ बस इतना लिख रहा हूँ, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, कि पार्शियल आर्डर को जनरली मैथमेटिशियन इस सिंबल से डिनोट कर देते हैं, इस सिंबल से डिनोट कर देते हैं, लेस आर इक्वल। पढ़ते भी हैं लेस आर इक्वल, इसको पढ़ते भी लेस आर इक्वल हैं, बस आप कंफ्यूज रीड एज लेस आर इक्वल, बस ये कंफ्यूज मत होना कि जो आप रियल नंबर पे या नंबर सिस्टम पे लेस आर इक्वल जानते वो नहीं है, ये तो पढ़ा जाता है लेस आर इक्वल, ठीक है। इसको डिनोट भर कर दिया जाता है आर को ऐसे, ठीक है। मीन्स इफ आर इज ए पार्शियल आर्डर, पार्शियल आर्डर ऑन एक्स, अगर आर एक पार्शियल आर्डर है एक्स पे, आर पार्शियल आर्डर ऑन एक्स, पार्शियल आर्डर रिलेशन है, देन वी राइट x रिलेटेड टू y, क्योंकि पार्शियल आर्डर एक रिलेशन ही तो है, तो x रिलेटेड टू y को क्या लिखोगे, बाई x लेस आर इक्वल टू y, क्योंकि r को किससे डिनोट कर दे रहे हो, इस सिंबल से, ठीक है, इस सिंबल से, ये सिंबल अब लिखोगे, ठीक है, लेस आर इक्वल, ठीक है। यानी पार्शियल आर्डर को हम लोग अब आगे से लेस आर इक्वल से डिनोट करेंगे, तो मैं वो भी लिख देगा, अगर r एक पार्शियल आर्डर है x पे, देन वी राइट, अगर x रिलेटेड टू y है उस पार्शियल आर्डर से, तो r की जगह क्या लिख दिए, x लेस आर इक्वल टू y। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं, आप इसको रियल नंबर वाला लेस आर इक्वल मत समझना, या नेचुरल नंबर यानी नंबर वाला लेस आर इक्वल ना समझना, ये सिर्फ और सिर्फ नोटेशन है, सिर्फ और सिर्फ नोटेशन है, किसके लिए, पार्शियल आर्डर के लिए। अगर पार्शियल आर्डर रिलेशन है या पार्शियल आर्डर रिलेशन को स्टार्ट में पार्शियल आर्डर बोल देते हैं, उसको हम जनरली किससे डिनोट करते हैं, लेस आर इक्वल टू। यहां तक अगर बात हो गई है तो कुछ आगे करते हैं। ए पेयर, आगे कंटिन्यू करो, ए पेयर एक्स और उस पे ये पार्शियल आर्डर है, ठीक है, ए पेयर एक्स जिसमें एक सेट है एक्स और ये उस पे पार्शियल आर्डर है एक्स पे। पार्शियल आर्डर मतलब समझ रहे हो ना, पार्शियल आर्डर रिलेशन ऑन एक्स, और पार्शियल आर्डर रिलेशन ऑन एक्स का मतलब क्या, रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। वे एक पेयर बनाए जिसमें एक्स है और ये लेस आर इक्वल, वेयर एक्स इज ए सेट, एक्स एक सेट है, एंड जो दूसरा वाला ये आपका है, ये जो आपका है ये लेस आर इक्वल टू, पढ़ते भी लेस आर इक्वल हैं, ठीक है, ये क्या है, पार्शियल आर्डर ऑन एक्स, इज ए पार्शियल आर्डर ऑन एक्स। मैं बार बार कह रहा हूं, बी कॉशन, यहाँ खपड़ोई उपड़ोई बना लेना आप लोग, ठीक है, खपड़ोई उपड़ोई बना लेना, कॉशन सावधानी आपको बरतनी है कि एक्स, ये जो लेस आर इक्वल लिख रहे हो, ये रियल नंबर सिस्टम वाला लेस आर इक्वल मत समझना, ये नंबर का यानी या जेड पे लेस आर इक्वल मत समझना,
ये केवल और केवल पार्शियल आर्डर के लिए नोटेशन है, पार्शियल आर्डर के लिए नोटेशन है। आई थिंक मैं 10वीं मरतबा बोल चुका हूँ, कभी मत कंफ्यूज होना कि लेस आर इक्वल टू जो आप बचपन में रियल नंबर्स पे जानते हो या नेचुरल नंबर पे जानते हो या इंटीजर्स पे जानते हो, वो नहीं है। ये जस्ट नोटेशन है पार्शियल आर्डर के लिए, पार्शियल आर्डर के लिए। और पार्शियल आर्डर क्या है? पार्शियल आर्डर क्या है? किसी सेट पे एक रिलेशन है जो क्या होता है, तीनों साथ साथ, रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। तो ए पेयर x where x is a set and this is a partial order on x, this is a partial order on x is called, इस पेयर को बोलते हैं is called, अभी बोलो क्या बोलोगे? पार्शियली आर्डर्ड सेट, ठीक है, यही तो बोलोगे, पार्शियली आर्डर्ड सेट। एक सेट था जिसपे पार्शियल आर्डर आ गया, अब इस पेयर को क्या बोलोगे? पार्शियली आर्डर्ड सेट इज कॉल्ड द पार्शियली, या द की जगह ए लिखो, इज कॉल्ड ए partially ordered यूनिवर्सिटी वाले कहते हैं बड़ा कठिन बीएससी पार्ट 1, मैं कहता कुछ भी कठिन, कोई आपको दिक्कत हो रही है इसमें? इसको हवा ऐसे एक दिन में निकाल के निकल जाते हैं, या तो पढ़ाते ही नहीं है, ठीक है। लेकिन आप बताओ कि जो मैं बता रहा हूँ आपको कोई दिक्कत थोड़ी ना हो रही है, सिंपल सी बात है। एक रिलेशन लिए तो पार्शियल आर्डर रिलेशन बोलेंगे या पार्शियल आर्डर बोलेंगे, अगर वो तीन बातें सेटिस्फाई कर रहा हो, क्या हो? रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। फिर एक कन्वेंशन अलाट किए कि अगर पार्शियल आर्डर है तो उसको किससे डिनोट करोगे? लेस आर इक्वल से, ठीक है, लेस आर इक्वल से डिनोट करोगे, लेस आर इक्वल। लेकिन उस लेस आर इक्वल को कभी नंबर सिस्टम वाला लेस आर इक्वल मत समझना, जो आप बचपन में जानते हो, बचपन में जानते हो, ठीक। वो नोटेशन है किसके लिए? पार्शियल आर्डर के लिए। अब फिर किसी सेट पे अगर पार्शियल आर्डर आ गया, एक सेट है उस पर पार्शियल आर्डर आ गया, तो पूरे पेयर को क्या बोलोगे? पार्शियली आर्डर्ड सेट। इसी को शार्ट में लिखते हैं इन शार्ट, इन शार्ट। इसी बड़े को पार्शियली आर्डर्ड सेट को इन शार्ट लिखते हैं, इन शार्ट वी राइट पार्शियली आर्डर्ड। तो पार्शियली का पी ले लेते हैं, आर्डर्ड का ओ ले लेते हैं, और सेट को पूरा लिख देते हैं पोसेट, ठीक। इन शार्ट इसको बोलते हैं, इन शार्ट वी राइट पोसेट। मीन्स पी स्टैंड्स फॉर पार्शियली, ओ स्टैंड्स फॉर आर्डर्ड, और सेट स्टैंड फॉर सेट, पूरा सेट, ठीक है। तो पार्शियली आर्डर्ड सेट को इन शार्ट लिखते हैं पोसेट, ठीक, पोसेट। अब ज्यादातर मैं आगे पोसेट लिखूंगा। पोसेट का मतलब क्या है? पार्शियली आर्डर्ड सेट। पार्शियली आर्डर्ड सेट का क्या मतलब है? एक सेट होगा जिसपे एक पार्शियल आर्डर होगा, और पार्शियल आर्डर का मतलब क्या है? एक रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव हो, एंटीसिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो। अब कुछ एग्जाम्पल करते हैं। लेट यस बी ए नॉन एम्प्टी सेट। आप सेट भी लिख सकते हो जनरली, लेकिन नॉन एम्प्टी लिखता हूं, कुछ न कुछ एलिमेंट उसमें हो। आप सिर्फ लिख सकते हो लेट एस बी ए सेट, लेट एस बी ए नॉन एम्प्टी सेट, लेट एक्स इक्वल टू पावर सेट ऑफ एस। द पावर सेट, द पावर सेट, फ्रिक्शन यहाँ बड़ा कम होता है, तो जब हम लोग मिलावटी अंग्रेजी लिखते हैं, ठीक है, तुम लोगों की तरह अलग अलग वाले लिखते नहीं हैं, जिपिन डंठल वाले लोग हम लोग। द पावर सेट, द पावर सेट ऑफ एस मीन्स, पावर सेट ऑफ एस का मतलब क्या समझते हो? यस के सारे सबसेट्स का कलेक्शन। ए इज सच दैट ए इज सबसेट ऑफ एस, यानी यस के जितने सबसेट होंगे वो पीएस में आएंगे, और उसी को आप एक्स मान रहे हो, उसी को आप एक्स मान रहे हो। डिफाइन ए रिलेशन, डिफाइन ए रिलेशन, डिफाइन ए रिलेशन, डिफाइन ए रिलेशन। अब मैं रिलेशन आर को आर से नहीं लिखूंगा, ठीक है, लेस आर इक्वल ही लिखूंगा। डिफाइन ए रिलेशन दिस, ठीक है, डिफाइन ए लेस आर इक्वल पढ़ोगे भी, लेकिन कंफ्यूज मत होना कि नंबर सिस्टम वाला लेस आर इक्वल है, ठीक है। डिफाइन ए रिलेशन लेस आर इक्वल, डिफाइन ए रिलेशन लेस आर इक्वल ऑन किस पे? एक्स पे।
ऑन एक्स, और एक्स क्या है आपका पावर सेट ऑफ एस। वाई कैसे डिफाइन कर रहे हो, तो अगर आप कह रहे हो कि पावर सेट ऑफ एस पे रिलेशन है ये आप जो लिखे हो ये पावर सेट ऑफ एस पे रिलेशन बनाना है, इसका मतलब पी एस क्रॉस पी एस का सबसेट होना चाहिए। तो डिफाइन बाई, इसको सेट को आर की जगह अब की बार ये लिख रहे हो, बस ये समझना आर की जगह ये लिख रहे हो, तो दिस इज इक्वल टू और आर की जगह ये लिख रहे हो, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू पी एस क्रॉस पी एस के एलिमेंट, और पी एस में क्या होंगे यस के सबसेट मीन सेट होंगे। तो ए बी फ्रॉम पी एस क्रॉस पी एस, पी एस क्रॉस पी एस, पी एस क्रॉस पी एस। अगर कोई एक्स क्रॉस एक्स लिख दे रहा है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि एक्स को ही आप पी एस मान रहे हो, एक्स को ही आप पी एस मान रहे हो। तो डिफाइन ए रिलेशन, और रिलेशन को ही आर को आप लेस आर इक्वल से डिनोट कर रहे हो ऑन एक्स, और एक्स क्या है पावर सेट ऑफ एस। और रिलेशन डिफाइन कैसे करते हो सेट वाइज, तो ये सेट क्या होगा पी एस क्रॉस पी एस का सबसेट होगा, इसका मतलब पी एस क्रॉस पी एस से एलिमेंट होंगे आएंगे। शर्त क्या होती है ये बड़ा महत्वपूर्ण है, जो रिलेशन बना रहे हो उसकी शर्त क्या है। तो पी एस क्रॉस पी एस के वे एलिमेंट ले रहे हो, वे एलिमेंट ले रहे हो, पी एस क्रॉस पी एस के वे एलिमेंट ले रहे हो, जिनमें शर्त क्या है कि पहला वाला दूसरे का क्या हो सबसेट, पहला वाला दूसरे का क्या हो सबसेट। ए इज सबसेट ऑफ बी, फर्स्ट इज फर्स्ट एंट्री सबसेट ऑफ सेकंड। इस रिलेशन को खूब कायदे से समझ लेना, ये पावर सेट पे रिलेशन बना रहे हो, ठीक है, पावर सेट ऑफ एस पे रिलेशन बना रहे हो। तो पी एस क्रॉस पी एस से एलिमेंट आएंगे, ए बी फ्रॉम पी एस क्रॉस पी एस। अगर ए बी आपका पी एस क्रॉस पी एस से आ रहा है, इसका मतलब ए एस का सबसेट होगा। ए बी अगर आपका पी एस क्रॉस पी एस से आ रहा है तो ए पी एस से आ रहा होगा, बी आपका पी एस से आ रहा होगा, ठीक है। अगर ए पी एस से आ रहा है तो मतलब ए एस का सबसेट होगा, बी पी एस से आ रहा है इसका मतलब बी भी एस का सबसेट होगा, ठीक है। तो दोनों में ए पी एस क्रॉस पी एस में तो तमाम एलिमेंट होंगे, उनमें से उनमें आपका इंटरेस्ट है, उनको लेना है इसके अंदर, इसके अंदर उनको लेना है जिसमें पहला वाला दूसरे का क्या हो सबसेट, पहला वाला दूसरे का क्या हो सबसेट, ठीक है। और ये जो आएगा बेसिकली जो ये आया आपका, ये आपका सबसेट होगा किसका पी एस क्रॉस पी एस का, एलिमेंट तो पी एस क्रॉस पी एस से ही आ रहे हैं। इसी को लिख सकते हो, आज एक नया नोटेशन बताया उन्हें, इसी को लिख सकते हो कैसे दूसरे फॉर्म में, अगर लिखना हो इसी रिलेशन को सेट फॉर्म में नहीं दूसरे फॉर्म में, तो आप यही तो लिखे हो कि एक्स रिलेटेड टू वाई इफ एंड ओनली इफ एक्स लेस आर इक्वल टू वाई, वहां लिखे थे, यहां लिखना होगा तो क्या लिखोगे आर की जगह आपका क्या है लेस आर इक्वल टू बी। तो ए बी ए बी ए लेस आर इक्वल टू बी, ये तो लिखोगे ए रिलेटेड टू बी, और रिलेशन की जगह क्या है आपका लेस आर इक्वल, तो ए लेस आर इक्वल टू बी आर, ऐसे आर इसी तरीके, इसी को दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हो ए लेस आर इक्वल टू बी, मतलब ए रिलेटेड टू बी ही है, रिलेशन को आप लेस आर इक्वल से दिखा रहे हो, तो ए लेस आर इक्वल टू बी इफ एंड ओनली इफ, हाँ ए सबसेट ऑफ बी, ए सबसेट ऑफ बी, वेयर वेयर ए और बी कहां से आ रहे हैं पी एस से, वेयर ए बी बोथ आर मेंबर्स ऑफ पी एस, पी एस। तो कभी कभी सेट वाइज है, कभी कभी सेट को ऐसे भी लिख देते हैं रिलेशन को, ठीक है, रिलेशन को। खूब ध्यान से पढ़ना, ठीक है। एक सेट लिए यस नॉन एम्प्टी सेट, फिर उसका पावर सेट कंसीडर किए, उस पर एक रिलेशन बनाए लेस, जिसको डिनोट कर रहे हो, जिसको डिनोट कर रहे हो, पढ़ते भी लेस आर इक्वल ही है, लेकिन वो लेस आर इक्वल नहीं है जो नंबर सिस्टम वाला है। ऑन पी एस एक्स पे या ऑन पी एस कैसे बना रहे हो, अगर रिलेशन पी एस से बना रहे हो तो इसका मतलब पी एस क्रॉस पी एस से ही एलिमेंट आएंगे, और पी एस क्रॉस पी एस में सेट ही तो होंगे, ठीक है। तो ऑर्डर्ड पेयर ए बी, शर्त क्या है कि पहला वाला दूसरे का क्या होना चाहिए सबसेट। ये मैं एक बार ऑलरेडी और करवा चुका हूँ, इसको कौन सा रिलेशन बोलते हैं इंक्लूजन रिलेशन, दिस रिलेशन इज नोन एज इंक्लूजन रिलेशन। सबसेट को इंक्लूजन भी तो बोलते हो, तो ये इंक्लूजन रिलेशन कहलाता है, ठीक है, किसके ऊपर पी एस के ऊपर, इंक्लूजन रिलेशन ऑन पी एस। तो दिस रिलेशन, इस जो सेट वाइज लिखे हो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो,
दिस रिलेशन जिसको आप इससे डिनोट कर रहे हो, लेस आर इक्वल से डिनोट कर, दिस रिलेशन ऑन पीएस इज कॉल्ड inclusion relation on PS। क्यों बोल रहे हैं इंक्लूजन रिलेशन? क्योंकि इस लेस आर इक्वल जो रिलेशन उसको किसके सारे डिफाइन कर रहे हो, ए सबसेट आप भी, और सबसेट का दूसरा नाम इंक्लूजन भी है, ठीक है, उसके सारे डिफाइन कर, इसलिए इसको बोलते हैं दिस रिलेशन जिसको आप लेस आर इक्वल से डिनोट कर रहे हो ऑन पीएस इज कॉल्ड इंक्लूजन रिलेशन ऑन पीएस। रिलेशन तो ही है ना, इसका नाम भी है, इंक्लूजन रिलेशन बोलते हैं इसको। वेन एवर आई से नेक्स्ट, अगर मैं कभी आगे बोलता हूँ ये इंक्लूजन रिलेशन है पीएस पे, तो तुरंत आप क्या समझोगे, सबसेट वाला रिलेशन, ठीक है। तो माई क्लेम इज दैट कि जो आपका ये रिलेशन बनाए हो लेस आर इक्वल टू इज ए पार्शियल आर्डर रिलेशन, या बार बार मैं कह रहा हूँ पार्शियल आर्डर रिलेशन नहीं लिखूंगा, सिर्फ पार्शियल आर्डर लिखूंगा, ये रिलेशन ही नहीं है, ब्यूटीफुल रिलेशन है, दूसरे तरीके पार्शियल आर्डर रिलेशन इज ए पार्शियल आर्डर रिलेशन ऑन पीएस। ये जो इंक्लूजन रिलेशन लेके चल रहे हो ये पीएस पे पार्शियल आर्डर रिलेशन है, ऐसा आप क्लेम कर रहे हो, तो जो क्लेम कर रहे हो तो दिखाना पड़ेगा। तो पार्शियल आर्डर रिलेशन के लिए 3 बातें, रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। तो पहले आप रिफ्लेक्सिव दिखाओ कि ये रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव कैसे दिखाओगे? अगर पीएस पे रिफ्लेक्सिव दिखाना है तो आपको ये तो दिखाना होगा ए लेस आर इक्वल टू ए, अगर इस फॉर्म में लिख रहे हो ए लेस आर इक्वल टू ए, आप ऐसे लिखोगे ए बिलोंग्स टू लेस आर इक्वल, आप ऐसे लिखते हो ना ए बिलोंग्स टू आर, और आर की जगह लिख रहे हो लेस आर इक्वल। अगर ए बिलोंग्स टू दिस इसको आप लिख सकते हो ए लेस आर इक्वल टू ए, आपको दिखाना क्या होगा कि ए लेस आर इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू पीएस। जब ही ये दिखा लोगे आपका जो ये रिलेशन है ये क्या बन जाएगा, रिफ्लेक्सिव। बहुत लोग यही नहीं समझ पाते सालों साल रिफ्लेक्सिव में दिखाना क्या होता है, कि हर एलिमेंट अपने आप से रिलेट हो जाए, यानी पीएस का जिस सेट पे रिलेशन है उसका हर एलिमेंट अपने आप से रिलेट हो जाए, तो आपको यही दिखाना होगा, ठीक है। तो कैसे दिखाओगे, सिंस ए इज सबसेट ऑफ ए, हर सेट अपने आप का सबसेट होता है, ये तो दुनिया जानती है कि इसमें कौन सी बड़ी कवाड़ी, ये तो आजकल क्लास 3 के लड़कों से पूछो वो भी बताएगा कि हर सेट अपने आप का सबसेट होता है। सिंस ए इज सबसेट ऑफ ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू पीएस, यानी पीएस में कोई भी एलिमेंट लोगे अपना तो सबसेट होगा ही होगा, हर पीएस का हर एलिमेंट अपना सबसेट होगा, ठीक है, ए इज सबसेट ऑफ ए। और अगर ए इज सबसेट ऑफ ए आ गया तो आप देखो ये लिखे हुए ना कि ए रिलेटेड टू बी वाया दिस, ए लेस आर इक्वल बी जो कह रहे हो, तो ए रिलेटेड टू बी है इफ एंड ओनली इफ, कब, जब ए इज सबसेट ऑफ बी। अगर ऐसा हो गया तो आप ये लिख सकते हो ना, ए रिलेटेड टू बी लेस आर इक्वल, जिससे लेस आर इक्वल से डिनोट कर रहे हो। तो अगर ए सबसेट ऑफ ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू पी एस है तो क्या लिख सकते हो, ठीक है, ये वाला होल्ड कर रहा है ना, ठीक है, इसका मतलब ए इज लेस आर इक्वल टू ए, लेस आर इक्वल बोल रहे हो, ये रिलेशन है, रिलेशन को लेस आर इक्वल, ए लेस आर इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू पी एस। और यही तो मैं आपसे प्रॉमिस किया था, रिफ्लेक्सिव दिखाने के लिए यही दिखाना होगा कि पीएस के हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग ए अपने आप से रिलेटेड हो, किससे, लेस आर इक्वल से, तो ए लेस आर इक्वल ए फॉर, बस लेस आर इक्वल बोल रहा हूँ, नाम है लेस आर इक्वल नंबर सिस्टम वाला कभी नहीं समझना है, ठीक है, क्योंकि सेट में कहाँ नंबर सिस्टम आ जाएगा, ठीक है। यहाँ सेट में लेस आर इक्वल का मतलब क्या है, सेट में लेस आर इक्वल का मतलब क्या समझोगे, ए सबसेट ऑफ बी, बस ये समझोगे। सेट में अगर आप ए लेस आर इक्वल टू बी लिख रहे हो तो इसका मतलब ए सबसेट ऑफ बी, बार बार ये अपने नोट्स में लिख लो। अगर पीएस के अंदर आप लेस आर इक्वल समझ रहे हो, सेट के अंदर ए लेस आर इक्वल टू बी का मतलब क्या होगा, ए सबसेट ऑफ बी। तो
सिंस ए इज सबसेट ऑफ ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू पी एस, क्योंकि हर सेट अपने आप का सबसेट होता है, तो अगर ये होल्ड कर रहा है तो इसको लिख सकते हो ए रिलेटेड टू ए, रिलेशन को आप लेस आर इक्वल से डिनोट कर रहे हो, तो ए लेस आर इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू पी एस। तो जो आपका ये लेस आर इक्वल रिलेशन बनाए हो, ये लेस आर इक्वल जो रिलेशन बनाए हो, ये रिफ्लेक्सिव हो गया। इज रिफ्लेक्सिव ऑन पीएस, रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन पीएस। सेकंड वन आप क्या दिखाओगे, एंटीसिमेट्रिक, ठीक है, एंटीसिमेट्रिक। आप लोग काम करना चालू कर दो, मेरा इंतजार मत किया करो, ये सब तो दिखाना आना ही पड़ेगा आपको, हर सवाल वेट कर तो ये सारा लिखें, ठीक है। एंटीसिमेट्रिक, एंटीसिमेट्रिक के लिए क्या आप करोगे, क्या मानोगे आप, ये तो मानोगे लेट ए कामा बी बिलोंग्स टू दिस, रिलेशन को आप इससे डिनोट कर रहे हो, बिलोंग्स टू दिस, लेकिन मैं उसको बार बार कर रहा हूं, इस नोटेशन में ना लिख के ए लेस आर इक्वल टू बी लिखा करो, ए लेस आर इक्वल टू बी, एंड बी ए बिलोंग्स टू, आर को आप इससे डिनोट कर रहे हो लेस आर इक्वल से, ए बी अगर इसमें आ रहा है बिलोंग्स टू दिस, बी ए अगर इसमें आ रहा है तो ए बराबर बी होना चाहिए। इसी को आप बार बार ऐसे ना लिख करके, ज्यादातर ऐसे लिखा करो इसी चीज को, अगर ए बी इसमें आ रहा है तो क्या लिख सकते हो, ए लेस आर इक्वल टू बी, ठीक है, ए लेस आर इक्वल टू बी। अगर ए बी आर में आता तो ए रिलेटेड टू बी लिखते हो ना, ए लेस आर इक्वल टू बी, एंड अगर बी ए इसका एलिमेंट हो रहा है, इसका मतलब बी ए लेस आर इक्वल टू ए, ठीक है, बी ए लेस आर इक्वल टू ए। और अपने डिफिनीशन में आप जाके देखो, साफ साफ मैं बार बार रिकॉल कर रहा हूं कि ए लेस आर इक्वल टू बी है इफ एंड ओनली इफ ए सबसेट ऑफ बी, वेयर ए बी आपका कहां से है, पी एस से, ए बी पी एस से, ठीक, यही तो है, ठीक है, यही। तो अगर ए लेस आर इक्वल बी है तो आप क्या लिख सकते हो, दिस इंप्लाइज ए सबसेट ऑफ बी, लेस आर इक्वल जो रिलेशन डिफाइन किए हो लेस आर इक्वल, वो वर्किंग क्या है, ए सबसेट ऑफ बी, ए सबसेट ऑफ बी, एंड बी लेस आर इक्वल ए मीन्स बी सबसेट ऑफ ए, बी सबसेट ऑफ सबसेट जैसा दिखना चाहिए, ठीक है, बी सबसेट ऑफ ए। और बताओ अगर दोनों एक दूसरे के सबसेट हो गए तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर, दिस इंप्लाइज ए बराबर बी। तो अगर ए लेस ए बी इसमें ले रहे हो, बी ए इसमें ले रहे हो, तो ए बराबर बी आ गया कि नहीं, इसका मतलब सो लेस आर इक्वल रिलेशन जो आपका है, लेस आर इक्वल, वो रिलेशन लेस आर इक्वल जो आप पी एस में बनाए हो वो एंटीसिमेट्रिक है, इज एंटीसिमेट्रिक, इज एंटीसिमेट्रिक, एंटीसिमेट्रिक। थर्ड वन ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, तो तुरंत आप क्या करोगे, लेट ए रिलेटेड टू बी, और रिलेशन को आप यहाँ लेस आर इक्वल से दिखा रहे हो, ए लेस आर इक्वल बी, ठीक है, ए रिलेटेड टू बी, ए लेस आर इक्वल बी, एंड बी रिलेटेड टू सी, और रिलेशन को यहाँ इससे दिखा रहे हो, तो बी लेस आर इक्वल टू सी। बस इस रिलेशन में लेस आर इक्वल की वर्किंग समझना है, यहाँ पे लेस आर इक्वल की मीनिंग में बार बार समझा रहा हूँ, ये अपने जहन, अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालो। यहाँ पे लेस आर इक्वल का मतलब ए सबसेट ऑफ बी, यहाँ पे लेस आर इक्वल का मतलब क्या है, ए सबसेट ऑफ बी। हर जगह पार्शियल ऑर्डर रिलेशन को लेस आर इक्वल से ही दिखाओगे, बस लेस आर इक्वल वहाँ वर्क कैसे कर रहा है ये इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे लेस आर इक्वल वर्क कैसे कर रहा है, ए सबसेट ऑफ बी, ए सबसेट ऑफ बी, तो लेट ए रिलेटेड टू बी, ए लेस आर इक्वल टू बी, बी रिलेटेड टू सी वाया दिस रिलेशन, यानी बी लेस आर इक्वल टू सी, देन ए रिलेटेड टू बी की डिफिनेशन क्या है, यही तो है, ये बार बार आपके सामने पड़ा हुआ है, ए सबसेट ऑफ बी एंड बी रिलेटेड टू सी, जिसको बी लेस आर इक्वल सी पढ़ रहे हो, बी सबसेट ऑफ सी, बी सबसेट ऑफ सी, सबसेट जैसा यू जैसा लिखना चाहिए, बी सबसेट ऑफ सी, ए बी का सबसेट हो गया, बी सी का सबसेट हो गया, बी सी का सबसेट हो गया, तो फिर ए किसका सबसेट हो जाएगा,
दिस इंप्लाइज ए सबसेट ऑफ सी, ए बी का सबसेट, बी सी का सबसेट, सबसेट थ्योरी कहती है, फिर ए सी का सबसेट हो जाएगा, ए सी का सबसेट। और जो ही ए सी का सबसेट हुआ तो इसका मतलब क्या होगा, ए सी से रिलेटेड हो जाएगा, यानी ए लेस आर इक्वल, और रिलेशन को लेस आर इक्वल से डिनोट कर रहे हो, ए लेस आर इक्वल टू सी। और जो ही ऐसा हुआ कि ए लेस आर इक्वल बी, बी लेस आर इक्वल सी, ए लेस आर इक्वल टू सी आ गया, तो इसका मतलब ये रिलेशन आपका क्या हो गया, ट्रांजिटिव। तो रिलेशन लेस आर इक्वल ऑन पी एस इज ट्रांजिटिव, इज ट्रांजिटिव, इज ट्रांजिटिव रिलेशन ऑन पी एस। और पी एस पे जो आप रिलेशन बनाए, किसके सहारे बनाए हो, सबसेट के सहारे, इंक्लूजन के सहारे, वो तीनों हो गया, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, एंटीसिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। तो अब उसको क्या बोल दोगे आप, पार्शियल आर्डर। मेरा क्लेम ही तो यही था, मेरा क्लेम यही तो था कि इसको पार्शियल आर्डर। अब हो गया कि नहीं पार्शियल, आप रिफ्लेक्सिव भी दिखा लिए, एंटीसिमेट्रिक भी दिखा लिए, ट्रांजिटिव भी दिखा लिए, दस आवर क्लेम इज ट्रू, दस आवर क्लेम इज ट्रू, दस आवर क्लेम इज ट्रू। अपना क्लेम क्या था कि दिस रिलेशन जिसको आप इससे दिखा रहे थे इज ए पार्शियल आर्डर, पार्शियल आर्डर रिलेशन ऑन पीएस। इसको आप 30 सेकंड पढ़ो पहले, कोई डाउट हो तो पूछो। बस इस पूरे टॉपिक के अंदर रिलेशन को मैं हमेशा लेस आर इक्वल से दिखाऊंगा, इस पूरे पार्शियल आर्डर टॉपिक के अंदर रिलेशन को हमेशा मैं लेस आर इक्वल से दिखाऊंगा। और लेस आर इक्वल आपको कंफ्यूज नहीं होना बचपन वाला, क्योंकि रियल नंबर सिस्टम वाला लेस आर इक्वल, नेचुरल नंबर वाला लेस आर इक्वल, ठीक है। और उसके बाद क्या नाम है, इंटीजर वाला लेस आर इक्वल। लेस आर इक्वल कैसे डिफाइन हो रहा है इस प्रॉब्लम में, इस एग्जाम्पल में। लेस आर इक्वल टू बी का क्या मतलब है, मैं 5वीं बार लिख रहा हूँ, लेस आर इक्वल टू बी का क्या मतलब है, ए सबसेट ऑफ बी। अगर इसके बाद भी कोई दिक्कत में है तो वो किसी साइकेट्रिस्ट से मिले, ठीक है, प्रॉब्लम है फिर कि 10 बार तो याद ही बता रहा है कि यहाँ लेस आर इक्वल टू बी का ये मतलब है, ठीक है। एग्जाम्पल 2, लेट एन, और एन क्या है, एन को तो जाने रहे स्टैंडर्ड नोटेशन, लेट एन बी द सेट ऑफ, बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, लेट एन बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, या इसी को पॉजिटिव इंटीजर्स भी बोलते हैं, लेट एन बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। डिफाइन ए रिलेशन, डिफाइन ए रिलेशन। अब हमेशा मैं बोला ना, इस पूरे टॉपिक के अंदर रिलेशन को मैं इसी सिंबल से लिखूंगा, डिफाइन ए रिलेशन लेस आर इक्वल, पढ़ोगे भी लेस आर इक्वल, लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ ये लेस आर इक्वल नंबर सिस्टम वाला मत समझना, ठीक है। डिफाइन ए रिलेशन लेस आर इक्वल, क्योंकि नेचुरल नंबर के अंदर ये भी तो है, लेस आर इक्वल भी है, एक्चुअल लेस आर इक्वल है, एक्चुअल लेस आर इक्वल है, लेकिन वो आपको नहीं समझना है। ये डिफाइन कैसे किया जा रहा है वो समझ, डिफाइन ए रिलेशन लेस आर इक्वल, यानी आर को लेस आर इक्वल से ही डिनोट करोगे इस पूरे टॉपिक में, ठीक है। लेस आर इक्वल बाई ऑन, ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर बाई एम लेस आर इक्वल टू एन, ऐसे तो लिखते हो एम रिलेटेड टू एन, एम रिलेटेड टू एन, ठीक है। एक्स रिलेटेड टू वाई लिखते हो ना, एक्स रिलेटेड टू वाई, क्योंकि यहाँ नेचुरल नंबर है तो उसके एलिमेंट को ज़्यादातर हम एम एन से डिनोट करते हैं, नेचुरल नंबर के एलिमेंट को एक्स वाई से न डिनोट करके एम एन से डिनोट करते हैं। एम रिलेटेड टू एन इफ एंड ओनली इफ एम डिवाइड्स एन, एम डिवाइड्स एन, इसके नीचे लिख देना ये सिंबल है डिवाइड्स का, और इसके बारे में एक बार बातचीत हो चुकी थी डिवाइड्स की। एम डिवाइड्स एन, एम डिवाइड्स एन, एम डिवाइड्स एन। एक चीज और लिखना, क्या लिखोगे, वेयर एम एन कहाँ से आ रहे हैं, हाँ नेचुरल नंबर से, वेयर, वेयर स्मॉल एम कामा एन फ्रॉम नेचुरल नंबर, फ्रॉम नेचुरल नंबर। अब ये समझो यहाँ जो लेस आर इक्वल बना रहे हो ये रिलेशन है, और ये लेस आर इक्वल कैसे डिफाइन हो रहा है, डिवाइड के सहारे, डिवाइड के सहारे। मैं आपसे पूछूं क्या 3 लेस आर इक्वल 2 होगा,
इसके हिसाब से बताना 3 लेस आर इक्वल टू 2 होगा, क्योंकि यहाँ लेस आर इक्वल की डिफिनेशन दी गई है। लेस आर इक्वल बोल रहा हूँ, ये रिलेटेड है, 3 रिलेटेड टू 2 होगा। होता कब? जब 3 डिवाइड कर देता 2 को, तब तो होता। 3 डिवाइड कर देता 2 को, लेकिन क्या 3 डिवाइड करता है 2 को? तो 3 डज नॉट डिवाइड 2, इसका मतलब 3 इज नॉट रिलेटेड टू 2 वाया दिस रिलेशन, यानी 3 इज नॉट लेस आर इक्वल टू 2। लेकिन ये लिख दूं तो क्यों? क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, 2 आपका 4 को डिवाइड कर रहा है, तो आप 2 लेस आर इक्वल टू 4। ये रिलेशन की डिफिनीशन समझना बड़ा जरूरी होता है, बहुत लोग रट्टा मार के जाते हैं, समझते हैं नहीं उसकी वर्किंग क्या है। ठीक है, तो डिफाइन ए रिलेशन लेस आर इक्वल ऑन एन बाई एम रिलेटेड टू एन, और रिलेशन को आप लेस आर इक्वल से दिखा रहे हो इफ एंड ओनली। शर्त क्या है रिलेट होने की? शर्त क्या है कि पहला वाला यानी ये इसको डिवाइड करे, ये इसको डिवाइड करे। आपसे मैं पूछूं क्या 7 रिलेटेड टू 18 होगा? 7 लेस आर इक्वल टू 18 होगा? यहाँ लेस आर इक्वल का सेंस समझना है, ये है। ठीक है, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 7 डज नॉट डिवाइड 18, यानी धोनी कोहली को डिवाइड नहीं कर रहा है। ठीक है, कर रहा ही रहा है। ठीक है, तो नहीं कर रहा है, इसका मतलब दिस इज नॉट रिलेटेड टू 18, नॉट लेस आर। तो हमेशा पार्शियल आर्डर के चैप्टर में रिलेशन को लेस आर इक्वल से डिफाइन करोगे। बस पकड़ना क्या है, लेस आर इक्वल वहां कैसे डिफाइन किया गया है। जैसे इसके पहले वाले एग्जाम्पल में लेस आर इक्वल कैसे डिफाइन किया गया था? सबसेट के सहारे। यहाँ लेस आर इक्वल किसके सहारे डिफाइन किया गया है? डिवाइड के सहारे, डिवाइड के सहारे। यहाँ तक क्लियर है ना? ठीक। अब यम डिवाइड्स यन का थोड़ा मतलब समझ, एक बॉक्स ऐसे बनाना, नहीं तो आधे लोग यम डिवाइड्स यन का मतलब फिर भूल गए होंगे। ठीक है, मीनिंग ऑफ m डिवाइड्स n इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। यानी m डिवाइड्स n का मतलब क्या होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर के अंदर? तो मतलब ये होता है कि m n को डिवाइड करने का मतलब होता है, m डिवाइड्स n का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ कि जो जिसको डिवाइड कर रहा है वो इसका सम मल्टीपल हो, सम मल्टीपल हो। ठीक है, यानी जिसको डिवाइड कर रहा है इसका सम मल्टीपल हो, यानी n इक्वल टू एम टी। वेयर टी कहाँ बिलोंग करेगा? सोच के बताना, हार्ड में नहीं। टी कहाँ बिलोंग करेगा? ना ना ना, आप n के अंदर डिफाइन कर रहे हो, जहां कर रहे हो वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। मीनिंग ऑफ m डिवाइड्स n इन n सेट ऑफ नेचुरल नंबर। आप n के अंदर ही सब कुछ, n से बाहर आपकी दुनिया ही नहीं है, सब कुछ आप n के अंदर कर रहे हो। तो यहाँ t कहाँ से बिलोंग करना चाहिए? n से। तो ये ब्रैकेट में बना लेना, m डिवाइड्स n। ठीक है, m डिवाइड्स n इन का मीनिंग ऑफ m डिवाइड्स n इन n का मतलब ये है, m डिवाइड्स n इफ एंड ओनली दिस इज n इज मल्टीपल ऑफ m सम नेचुरल नंबर, जहाँ t नेचुरल नंबर। सो इंटीजर पे नहीं, ये z में नहीं अलाउ कर रहे हो, सारा काम आप n के अंदर कर रहे हो। n के अंदर आपकी दुनिया n है। ठीक है, n की बियॉन्ड नहीं सोचोगे कुछ भी। तो यहाँ t n में, इसलिए ये देखना है डिवीजन इन n की बात हो रही है, डिवीजन इन n की, नॉट डिवीजन इन z की बात हो रही है, क्योंकि आप लेके ही चल रहे हो सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इससे बाहर आपको कुछ सोचना ही नहीं है। तो जो ये रिलेशन आप बनाए हो, माई क्लेम इज अगेन, जो आप रिलेशन n पे बनाए हो जिसको इस सिंबल से डिनोट कर रहे हो, पढ़ोगे भी लेस आर इक्वल, लेकिन आप ये लेस आर इक्वल वाला मत समझना 2 लेस आर इक्वल 3, क्योंकि 2 नेचुरल नंबर है और 3 भी नेचुरल नंबर है। और यूजुअल लेस देन आर इक्वल टू आप जानते हो बचपन वाला, यहाँ कंफ्यूजन होती है। यूजुअल लेस देन आर इक्वल टू आप बचपन वाला जानते हो कि 2 3 से छोटा होता है, लेकिन यहाँ वो सेंस नहीं है। यहाँ पे जो आप रिलेशन डिफाइन किए 2 लेस आर इक्वल टू 3 का मतलब क्या है? 2 डिवाइड 3, जो कि नहीं है, तो इसका मतलब 2 नॉट लेस आर इक्वल टू, नहीं तो आधे लोग पागल हो जाएंगे। यही तो मैथमेटिक्स की खूबसूरती है। जब मैं ये लिखता हूँ 2 नॉट लेस आर इक्वल टू 3, आधे मुझे ऐसा देखते हैं यूनिवर्सिटी में, इतना गुस्सा मारूंगा आज तुमको, आज मिलो बाहर, ठीक है बताता हूँ 2 लेस। लेकिन बेटा तुम समझने की कोशिश करो कि मैथमेटिक्स से यहाँ मैं लेस आर इक्वल कैसे डिफाइन कर रहा हूँ, तुम पकड़ नहीं पा रहे हो। ये यूजुअल लेस आर इक्वल नहीं समझना है, यूजुअल लेस देन आर इक्वल नहीं समझना जो बचपन में आप समझ रहे हो, यूजुअल लेस देन आर इक्वल नहीं समझना है।
यूजुअल लेस देन आर इक्वल नहीं समझना, जो आप जान रहे हो कि 2 तो 3 से, या क्या लिख दिया ये आदमी 2 तो लेस आर इक्वल टू 3 होता है, कह रहा नहीं है यहाँ पे। यहाँ कैसे डिफाइन किया गया है वो महत्वपूर्ण है। यहाँ डिफाइन किया गया है कि यम लेस आर इक्वल टू 1 होगा इफ एंड ओनली इफ यम डिवाइड्स एन। ये पकड़ने की कोशिश करो, ये कैसे लेस आर इक्वल यहाँ बनाया गया है। अब यहाँ पे चूंकि 2 डज नॉट डिवाइड 3, 2 3 को डिवाइड कहाँ करता है, कहाँ काटता है 2 3 को, ठीक है। तो 2 डज नॉट डिवाइड 3, तब आप लिख दे रहे हो कि 2 नॉट लेस आर इक्वल टू 3। इस वजह से यहाँ पे ये डिफाइन किया गया लेस आर इक्वल। जो आदमी इसको यूजुअल लेस आर इक्वल समझा, उसको तो मुझसे नफरत हो जाती है, उससे नफरत हो जाती है कि भैया हम बचपन में जान रहे थे कि 2 लेस आर इक्वल टू, ये क्या बता के चला गया आज, ठीक है। तो आप समझने की कोशिश करो मैं डिफाइन कैसे किया हूँ, इसको डिफाइन किया हूँ इसके सहारे, ठीक है। तो 2 लेस आर इक्वल टू नॉट लेस आर इक्वल टू 3 इस वजह से है क्योंकि 2 3 को डिवाइड नहीं कर रहा है, 2 3 को डिवाइड नहीं कर रहा है। इसको कभी मत समझना यूजुअल लेस देन आर इक्वल, जो आप बचपन में जानते हो, जो आप बचपन में जानते हो। अभी मैं फिर पूछूंगा, फिर आप गलत बताओगे। 5 लेस आर इक्वल टू 7 क्या होगा यहाँ पे? आधे लोग कहेंगे होता तो है, फिर जिनके लिए होता है वो बेवकूफ आदमी यही सोच रहे होंगे कि जो यूजुअल लेस देन हम जानते हैं, छोटा वाला लेस देन, ठीक है। यहाँ जो आपका डिफाइन किया गया है लेस आर इक्वल, अगर डिवाइड करेगा 7 को तब आप लिख सकते हो, अगर 5 7 को डिवाइड करेगा तब आप लिख सकते हो 5 लेस आर इक्वल टू 7। इसीलिए यूनिवर्सिटी टीचर पढ़ाते नहीं है, जानते तुम लोग हो जाओगे पागल, लेकिन मैं ही एक आदमी करेज करके पढ़ाता हूँ, क्योंकि मुझे मानना है मैं कठिन से कठिन चीज़ को मैं पढ़ा ले जाऊँगा चाहे जितना कठिन हो, ठीक है। चाहे जितना कठिन मैं पढ़ा ले जाऊँगा, चाहे 1 दिन लगे, चाहे 2 दिन लगे, चाहे 3 दिन लगे। ये तो यूनिवर्सिटी वाले छोड़ देते हैं, पार्शियल आर्डर की डिफिनीशन निकाल के आगे निकल जाएंगे खट दे, ठीक है। तो 2 5 लेस आर इक्वल टू 7 इसमें नहीं होगा क्योंकि 5 डज नॉट डिवाइड 7, तो 5 नॉट लेस आर इक्वल टू 7। अब इधर वाले गुस्सा आ रहे होंगे क्या लिखा है बकवासबाजी 5, तो मेरा लेस आर इक्वल इस तरह से डिफाइन है, ठीक है, इस तरह से डिफाइन है। अगर डिवाइड करता तब लिखते ही हम लेस आर इक्वल, तो 5 7 को डिवाइड नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब 5 नॉट लेस आर इक्वल टू 7। सबको समझ में आ रही बात, ठीक है, सबको समझ में आ रही है ना, ठीक है। वाकई में दीज आर द टफेस्ट थिंग। पार्शियल आर्डर इतना आसान नहीं, इसलिए बीएससी पार्ट 1 में स्किप कर देते, भले छोट आप सिलेबस पढ़ोगे ना, ऐसे छोटा सा लिखा है पार्शियल आर्डर, और टीचर ऐसे छोटा सा करके गायब निकल जाता है, कहता कौन जाए, नहीं तो सब मुझे ही गरियाएंगे, ठीक है। तो लेस आर इक्वल का सारा गेम है, और इसलिए ये इंपॉर्टेंट, थोड़ा इंपॉर्टेंस इसका समझ लो। आप कंप्यूटर साइंस की दुनिया में जब जाओगे ना, एक मैथमेटिक्स का ब्रांच होता है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, उसमें बिना पार्शियल आर्डर के कुछ कर ही नहीं सकते, बिना पार्शियल आर्डर के कुछ कर ही नहीं सकते, ठीक है, बिना पार्शियल आर्डर के कुछ कर ही नहीं सकते। और बिना डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के आप कंप्यूटर साइंस में कुछ नहीं कर सकते, ठीक, कंप्यूटर साइंस में कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, कंप्यूटर साइंस में कुछ नहीं कर सकते। तो मैं बार बार कहता हूँ मैथमेटिक्स में एक चीज, समबडी कोई जो डिफिनीशन दे रहा है उसको फोकस करने की कोशिश करो, कि जो मैं अपने इस प्रॉब्लम में लेस आर इक्वल टू डिफाइन कर रहा हूँ, जो अपने इस प्रॉब्लम में लेस आर इक्वल टू डिफाइन कर रहा हूँ, वो इस पे आपको फोकस करना है बार बार, इस पे आपको फोकस करना है। यहाँ लेस आर इक्वल एन ऐसे डिफाइन है, एम डिवाइड्स एन होगा तो लिख सकते हो एफ एम लेस आर इक्वल एन। लेस आर इक्वल मतलब मैं बोल रहा हूँ, लेकिन वो है एक रिलेशन, वो है एक रिलेशन। क्यों है इसका जवाब कल दूंगा, क्यों लेस आर इक्वल से ही पार्शियल आर्डर को दिखाते हैं, क्यों लेस आर इक्वल से ही पार्शियल आर्डर को दिखाते हैं, वेट एंड वॉच। अभी तो इतना समझ लो, ठीक है। तो माई क्लेम इज दिस, जो आपका ये रिलेशन डिफाइन किए हो, ये पार्शियल आर्डर, पार्शियल आर्डर, मैं बोल रहा हूँ ना पार्शियल आर्डर रिलेशन नहीं बोलूंगा, सिंपली पार्शियल आर्डर, ठीक है, पार्शियल आर्डर ऑन एन। तो आप ऊपर डिफाइन किए हो, डिफाइन कैसे किए हो, एम लेस आर इक्वल टू एन इफ एंड ओनली, ये हमेशा आपके बगल में नोट्स में दिखना चाहिए, एम डिवाइड्स एन, जहाँ एम और एन क्या है, नेचुरल नंबर से। पार्शियल आर्डर दिखाना है तो फिर 3 बातें, रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। फर्स्ट वन रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव, ठीक है, रिफ्लेक्सिव।
तो सिंस n डिवाइड्स n, हर नेचुरल नंबर अपने आप को डिवाइड करेगा, किसी को कोई डाउट तो है नहीं। हर नेचुरल नंबर 2 2 को डिवाइड करेगा, 1 1 को डिवाइड करेगा, 3 3 डिवाइड करेगा, हर नेचुरल नंबर अपने को आपको डिवाइड करेगा। सिंस n डिवाइड्स n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, और अगर n डिवाइड्स n हुआ, ये हुआ तो इसको, अगर m डिवाइड्स n हुआ तो क्या लिख सकते हो, m लेस आर इक्वल टू n। अगर n डिवाइड्स n हो गया तो क्या लिखोगे, n लेस आर इक्वल टू n। तो कामा n लेस आर इक्वल टू n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। और यही तो रिफ्लेक्सिव के लिए चाहिए कि हर एलिमेंट रिलेटेड हो जाए, यानी n का कैपिटल नेचुरल नंबर का, सेट ऑफ नेचुरल नंबर का हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड हो जाए, इस रिलेशन से हो रहा है ना, n का हर एलिमेंट अपने आप से रिलेट हो जा रहा है इस रिलेशन से। और जब ही ऐसा हुआ तो आप क्या कंक्लूड करोगे, तो लेस आर इक्वल इज रिफ्लेक्सिव ऑन n, रिफ्लेक्सिव ऑन n, रिफ्लेक्सिव ऑन n। सेकेंड वन एंटी सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक के लिए क्या करोगे, लेट m लेस आर इक्वल टू n एंड n लेस आर इक्वल टू m। अब ऐसे लिखा ना, m रिलेटेड टू n एंड n रिलेटेड टू m, ये तो लिखोगे m रिलेटेड टू n और n रिलेटेड टू m हो जाए तो दोनों बराबर हो जाने चाहिए, दोनों बराबर हो जाने चाहिए, ठीक। देन अगर m रिलेटेड टू n है तो बाय डिफिनेशन क्या होगा, m डिवाइड्स n, एंड n रिलेटेड टू m है तो इसका मतलब क्या होगा, n डिवाइड्स m। डिफिनीशन ये बार बार आपको दिखना चाहिए वो वाला, ठीक है। एंड दिस इंप्लाइज, अगर m डिवाइड कर रहा है n को तो n जो होगा m का सम नेचुरल नंबर मल्टीपल होगा, ठीक है। तो n इक्वल टू लिख सकते हो m t, ये जो होगा m का मल्टीपल होगा, ये अगर m डिवाइड कर रहा है n को तो m का सम नेचुरल नंबर मल्टीपल होगा। एंड यहाँ से n m को डिवाइड कर रहा है तो m n का सम नेचुरल नंबर मल्टीपल होगा, जिसको यस से दिखा दिए, ठीक। फॉर सम t और यस कहाँ से आएंगे, नेचुरल नंबर, ये गड़बड़ी मत करना, सब नेचुरल नंबर के अंदर हो। फॉर सम t s इन n, फॉर सम t s इन n, एंड दिस इंप्लाइज या दिस इंप्लाइज, अच्छा r लिखो, ठीक, r किसी जगह हटा दो, चाहे n की जगह आप mt लिख दो और चाहे यहाँ m की जगह ns, जो आपका मन कहे, आपके ऊपर है, जिसमें आप खुश हो, ठीक है, जो कहो वो कर दे। r n इक्वल टू m की जगह आप लिख दो ns, तो nst आ गया, ठीक है, nst। r n और इसको एक साथ कर लिया st, nst n नेचुरल नंबर है, इसका मतलब नॉन जीरो है तो कैंसिल कर सकते हो, ठीक है, n नेचुरल नंबर है ना, 1 से स्टार्ट होता है ना, जीरो तो हो नहीं सकता, इसका मतलब कैंसिल कर सकते हो, कैंसिल काटना उठना मत, वो गायब हो जाएगा। तो st बराबर क्या बचेगा, 1, st बराबर 1, n गायब हो गया। बहुत लोग काटना पीटना मत, एनालिसिस में ज़्यादा काटना पीटना नहीं होता, आधे लोग काटने पीटने लगते हैं। n गायब हो रहा है क्यों, क्योंकि n आपका जीरो नहीं हो सकता, नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है ना, ठीक है। एज n बिलोंग्स टू n, क्योंकि n नेचुरल नंबर में है, तो सो n नॉट इक्वल टू जीरो, अगर नेचुरल नंबर जीरो नहीं हो सकता हो, क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्ट ही 1 से होता है, तो ये कट गया, नॉन जीरो नंबर को आप काट सकते हो। अब अगर st बराबर 1 है तो यस और t क्या होगा, सोच के बताना, और इस पे भी फोकस करना, कौन बताएगा, सोच के बताना। यस और t नेचुरल नंबर है, ये दिया गया आपको, यस और t बोथ आर नेचुरल नंबर्स और दोनों का प्रोडक्ट 1 है। व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज फॉर s और t, दिस इंप्लाइज दोनों को ही 1 होना पड़ेगा, यस इक्वल टू 1 और t इक्वल टू 1, दोनों ही 1 होंगे तभी आपका ये 1 आएगा, क्योंकि दोनों यस और t नेचुरल नंबर हैं। आधे लोग कहेंगे अरे सर ये भी तो होगा, -1 इंटू -1 करेंगे तब भी तो 1 आ जाएगा,
लेकिन नेचुरल नहीं है ना, ठीक है, नेचुरल नंबर में आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, क्योंकि यस और टी दोनों नेचुरल नंबर हैं, ठीक है। तो दो नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट वन तभी होगा, दो नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट वन तभी होगा जब दोनों नेचुरल नंबर क्या हो, वन, ठीक। एज यस और टी दोनों नेचुरल नंबर, इस वजह से दोनों वन ही होंगे। अब जहां मन कहे, चाहे इसमें यस इक्वल टू वन रख दो और चाहे इसमें टी इक्वल टू वन रख दो, बराबर आ जाएगा कि नहीं, ठीक है। तो पुट, या पुट मत लिखो, सीधे लिखो, अब एनालिसिस में काफी आगे चलेगा। सो यम इक्वल टू एन एस, और यस की जगह वन लिख दो, यस की जगह वन लिख दो, यस की जगह आप क्या लिख दिए, वन। तो एम बराबर क्या आ गया आपका, और यही तो आपको दिखाना था कि अगर यम डिवाइड्स एन हो, एन डिवाइड्स एम हो, ठीक है, तो यम यम बराबर एन आ गया। मतलब आप ये लेके चले थे कि यम रिलेटेड टू एन हो, एंड एन रिलेटेड टू यम हो, यम रिलेटेड टू एन हो, एन रिलेटेड टू यम हो, तो एंटी सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए कि दोनों क्या हो जाएं, बराबर। तो दोनों बराबर आ गए ना, तो ये क्या आ गया, गड़बड़ा दिए डोंट सेव का। क्या होता